Assalamu alaikum. I am Tanzila Khanam and this is Psychology Basics Intermediate Lectures of Psychology. अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने इंटेलिजेंस का टॉपिक जो है शुरू किया था। हायर कोग्निटिव प्रोसेसेस के अंदर हमारा जो सबसे पहला प्रोसेस था इंटेलिजेंस था। तो हमने उसमें डिफरेंट थ्योरीज पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे कि इंटेलिजेंस को मेजर कैसे किया जाता है, इंटेलिजेंस को नापने के लिए या उसकी मेजरमेंट के लिए डिफरेंट जो टेस्ट बनाए गए वो क्या है। तो इंटेलिजेंस टेस्टिंग एंड मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में आज का हमारा लेक्चर है। इंटेलिजेंस टेस्टिंग में सबसे पहला जो नाम है वो गाल्टन का आता है। गाल्टन जो है वो सबसे पहला इंसान था जिसने इंटेलिजेंस को मेजर करने के बारे में बात की और उसने डिफरेंट जो है वो फिजिकल फीचर्स के साथ जो है इसको कनेक्ट किया और एसोसिएट किया। इसके मुताबिक जो इंटेलिजेंस थी वो इनहेरिटेड थी। उस जो लोग जहानत अपने साथ लेके आते थे, इसके मुताबिक वो वहाँ से लेके आते थे अपने जीन्स के ज़रिए। तो उसके मुताबिक जो जहानत है वो विरसे में मिलती है। उसने डिफरेंट जो है वो जैसे स्कल साइज उसके बड़ा मशहूर है। उसने जो है वो स्कल साइज के ज़रिए जो है इंटेलिजेंस को नापने की कोशिश की और उसने कहा कि जो लोग ज़्यादा जिनका स्कल का साइज़ बड़ा होता है वो ज़्यादा स्मार्ट पर्सन होता है। ठीक है, तो यानी ज़्यादा ज़हीन इंसान होता है। इसके अलावा ये जो गाल्टन था ये अपने हाफ कज़न चार्ल्स डार्विन से बहुत ज़्यादा जो है इन्फ्लुएंस था। उसके काम से आपको उसका काम पता ही होगा। चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जो है उसने प्रिंसिपल दिया था। तो वो हम काफ़ी जगहों पे हम पढ़ते हैं, हमारे काम भी आता है। तो इसने गाल्टन के मुताबिक अगर हम ये देखें कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है तो इसका मतलब है कि जो इंटेलिजेंस है उसके अंदर सर्वाइवल की जो है वो एडवांटेजेस भी हमें बहुत ज़्यादा मिलते हैं। कि जो इंटेलिजेंस है वो हमें ज़िंदा रहने के लिए या हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत सी स्किल जो है वो सिखाती है और हमें हमारे ज़िंदा रहने के लिए जो चीज़ें या जो कंपेटिबिलिटीज़ हमें चाहिए या जो समझने कैपेबिलिटीज़ हमें चाहिए वो हमें जहानत की वजह से मिलती हैं। तो इसने जो है बहुत सी चीज़ों पे काम किया, जैसे इसने रिएक्शन टाइम पे काम किया, इसने सेंसरी एक्टिविटी पे काम किया और इसने जो है ना वो कोरिलेशनल मेथड जो है आजकल स्टैट्स में यूज़ किया जाता है, उस मेथड को यूज़ करके इसने इंटेलिजेंस की टेस्टिंग की और उसके बाद उसके डिफरेंट उसने रिजल्ट्स निकाले। उस और रिएक्शन टाइम इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है कंसेप्ट है जिस पे इसने काम किया। इंटेलिजेंस की जो मॉडर्न टेस्टिंग की इब्तदा हुई वो हुई 18th सेंचुरी के एंड में, जब फ्रेंच गवर्नमेंट ने जो एजुकेशन है उसको स्कूल की लेवल पे जो एजुकेशन है वो उसने मैंडेटरी कर दी। उस वक्त तक कुछ बच्चे ऐसे थे फ्रांस में जो स्कूल जा रहे थे, कुछ बच्चे ऐसे थे जो कभी कभी स्कूल जाते थे और कुछ बच्चे ऐसे थे जो बिल्कुल स्कूल नहीं जाते थे। तो ये 3 तरह की कैटेगरीज थी बच्चों की कि कुछ बच्चों ने स्कूल अटेंड किया था रेगुलरली, कुछ ने बहुत थोड़ी देर के लिए किया था और कुछ ने बिल्कुल ही नहीं किया था। अब जो है जब बच्चों को स्कूल एजुकेशन उनके लिए मैंडेटरी या लाजमी करार दे दी गई और उनको अब मसला पेश ही आया कि अब उनको किस तरह से जो है वो क्लासेस में या ग्रुप्स में डिवाइड किया जाए कि वो जो एजुकेशन सिस्टम है उससे फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि ज़ाहिर है जो बच्चा रेगुलरली स्कूल जा रहा है उसके लिए उसका जो मेंटल लेवल है या उसकी जो मेंटल एबिलिटी है वो बेहतर होगी उस बच्चे से जो कभी कभी स्कूल जाता है या उस बच्चे से जो बिल्कुल भी स्कूल नहीं गया। तो उस अब यहाँ पे इनके सामने मसला ये पैदा हुआ कि बच्चों को बेशक एक ही एज के बच्चे हैं लेकिन उनके मेंटल लेवल जो है वो डिफरेंट है। तो इस वजह से उनको अब किस तरह से जो है वो क्लासों में बिठाया जाए, क्योंकि अगर इन सारे बच्चों को एक ही क्लास में बिठाया जाता तो वो बच्चे जो पहले पढ़ चुके हैं उनके लिए प्रॉब्लम होती, क्योंकि वो कुछ नया सीख नहीं पाते, और वो बच्चे जिन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा हुआ था उनके लिए प्रॉब्लम होती क्योंकि वो कैच अप नहीं कर पाते उन बच्चों को जो पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे फिर उन्होंने जो फ्रेंच गवर्नमेंट है उन्होंने फिर दो माहिरीन नफ्सियात थे जिनको उन्होंने अपॉइंट किया, एक कमेटी बनाई गई और उसके लिए उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस के डिफरेंट टेस्ट बनेंगे जिससे बच्चों को चेक किया जाएगा, उनके मेंटल लेवल को या उनकी मेंटल एज को चेक किया जाएगा और उसके बाद ये नतीजा निकाला जाएगा कि कौन सा बच्चा जो है किस ग्रेड में और किस लेवल का सिलेबस जो है उस बच्चे को पढ़ने के लिए दिया जाएगा, ताकि वो सही तरीके से अपनी जो उसकी पोटेंशियल है उसको सामने ला सके और उसकी स्किल को पॉलिश किया जा सके। तो एल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन वो दो लोग थे जिन्होंने
जिनको इस मकसद के लिए फ्रेंच गवर्नमेंट ने हायर किया कि किस तरह से बच्चों को सॉर्ट आउट किया जाए डिफरेंट कैटेगरीज में और डिफरेंट क्लासेस में। तो वहाँ पे फिर इन्होंने इन लोगों ने इन दोनों ने मिल के जो है एक फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट जो है उसको डिज़ाइन किया। और उस इंटेलिजेंस टेस्ट को डिज़ाइन करने की रीज़न क्या थी कि जो बच्चे इस पे जिस तरह का परफॉर्म करेंगे, एक जैसा परफॉर्म करेंगे, उनको एक जैसे जो है वो क्लास में रखा जाएगा और उससे अंदाज़ा होगा कि वो सिलेबस के किस दर्जे को पढ़ने के काबिल है। इसके अंदर जो है वो 30 आइटम्स थी जो कि ग्रेजुअली 30 आइटम्स फ्रॉम इजी टू डिफ़िकल्ट के शुरू में जो आइटम्स थी वो आसान थी। आइटम्स का आपको मतलब पता होगा, मैंने आपको पर्सनैलिटी टेस्ट में बताया था कि डिफरेंट स्टेटमेंट्स या डिफरेंट क्वेश्चन जो कि हमें किसी भी कंसेप्ट को मैयर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उसको हम आइटम्स कहते हैं। जैसे पर्सनैलिटी में हमने पढ़ा था कि मैं जो है वो एक अपने आप को एक अच्छा इंसान समझता हूँ, इस तरह के हमने पढ़े थे। या मैं बाहर जाना और लोगों से मिलना पसंद करता हूँ, ये एक आइटम है। तो इस तरह से आइटम्स थे जिसमें हम आपने अभी भी आईक्यू टेस्ट डिफरेंट किस्म के पढ़े होंगे। इंटेलिजेंस टेस्ट से सबसे पहले जेन में आईक्यू टेस्ट का ही ख्याल आता है। तो उसके अंदर आपने डिफरेंट क्वेश्चंस या डिफरेंट स्टेटमेंट्स पढ़ी होंगी, उनको हम आइटम्स कहते हैं। तो जो पहला इंटेलिजेंस टेस्ट था उसमें 30 आइटम्स जो है वो बनाए गए और वो इस तरह से थे कि शुरू के आसान थे और आगे आगे जाके मुश्किल होते जाते थे। और इस पहले जो टेस्ट का नाम था वो था बिने साइमन स्केल, क्योंकि इन दोनों ने मिल के ये बनाया था। तो इसका नाम बिने साइमन इंटेलिजेंस स्केल रखा गया। और ये जो सबसे पहला टेस्ट था इस मकसद के लिए ये 1905 में बनाया गया। उसके बाद इस टेस्ट की बेशुमार रिवीजन हुई और वो सारी रिवीजन जो है वो आपके सिलेबस में शामिल है, उनको हम गो थ्रू करेंगे। हर रिवीजन में कोई ना कोई उसका फीचर चेंज किया जाता है, हर रिवीजन में उसके अंदर कोई ना कोई नई चीज़ ये लोग ऐड करते गए। फिर ये फ्रेंच से कंट्री से गया, फ्रांस से, और ये उधर यूके में गया, इंग्लैंड में, वहाँ पे इसके डिफरेंट जो है वर्जन बनाए गए। तो डिफरेंट डिफरेंट इसके अंदर रिवीजन्स होती गई और जो जो वक्त गुजरता गया और वक्त के साथ साथ रिसर्चेज ज़्यादा होती गई तो इसको पहले से बेहतर बनाते गए और इसके अंदर जो है वो डिफरेंट चीज़ें ऐड करते गए। तो वो सारी जो है वो रिवीजन्स आज हम इसके अंदर पढ़ेंगे। बिने साइमन इंटेलिजेंस स्केल जो 1905 में बना था, इसकी जो पहली रिवीजन हुई वो 1908 में हुई। और इस रिवीजन के अंदर मेंटल एज या जहनी तसव्वुर का जहनी एज उम्र का तस्वुर पेश किया गया। अब मेंटल एज क्या है? मेंटल एज से मुराद है अ मेजर ऑफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑन द एवरेज एबिलिटी ऑफ द चिल्ड्रन विद इन अ पर्टिकुलर एज ग्रुप के। किसी भी एक एज ग्रुप के अंदर जो बच्चे हैं वो जब किसी भी एक इंटेलिजेंस टेस्ट के ऊपर जो स्कोर हासिल करते हैं ऑन एवरेज, वहाँ से पता चलता है कि वो उस पर्टिकुलर एज ग्रुप की मेंटल एज है। तो ये एक न्यूमेरिकल स्केल यूनिट है जिसको जिसका पता चलाने का या जिसको निकालने का डिडक्ट करने का तरीका जो है फॉर्मूला ये था कि एक बच्चे की इंटेलिजेंस जो टेस्ट है उसके ऊपर क्या स्कोर हैं और उनको डिवाइड किया जाता था दूसरे बच्चों के एवरेज स्कोर से जो कि उसी एज के मुताबिक हो, और उसको फिर मल्टीप्लाई कर दिया था चाइल्ड एज से। मिसाल के तौर पे एक बच्चे के अगर इंटेलिजेंस टेस्ट पे 150 नंबर आए हैं और एवरेज स्कोर हम देखते हैं कि अगर हम आईक्यू का फार्मूला देखेंगे हम आगे, तो हमारा जो एज अप्रोप्रिएट स्कोर होता है एवरेज स्कोर वो 100 होता है। तो उसको हम उसकी बच्चे की एज के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जवाब आएगा 6। यानी बच्चे की जो एज है वो 4 साल है, लेकिन जो उसकी जो मेंटल एज निकली है वो 6 ईयर है, क्योंकि उसने अपनी एज के जो इंटेलिजेंस टेस्ट के सवाल थे उससे ज़्यादा बड़ी एज में अगली एज के सवालों में जाके तकरीबन 5 सवाल सही किए। क्योंकि इसका तरीका ये था जो उसने बनाया था कि उसने कहा कि अगर 4 साल की उम्र का बच्चा अगली उम्र के 5 सवाल सही हल कर लेता है तो उसके अंदर उसकी जहनी उम्र में 1 साल का इजाफा कर दिया जाता था। फिर इस तरह वो अगर पाँच सवाल और अपनी अच्छी अगली उम्र की, जैसे 4 साल का बच्चा है उसने अपनी उम्र से आगे 5 साल की उम्र के 5 सवाल जो है वो सही जवाब दे लिए तो उसकी जहनी उम्र 5 साल होगी, उसकी क्रोनोलॉजिकल एज जो मर्जी हो। फिर उसके बाद अगर उसने मजीद 5 सवालों का जवाब दे दिया जो कि 6 साल के बच्चे की उम्र के थे तो उसके लिए उसकी उम्र 6 साल करार दी जाएगी जो जहनी उम्र है। तो इस तरह से जहनी उम्र का तस्वर ये था कि एक इंटेलिजेंस टेस्ट के ऊपर एक ख़ास जो आइटम्स में थे जो कि 4 साल की उम्र के लिए या 5 साल की उम्र के लिए या 6 साल की उम्र के लिए बनाए गए थे। जो 1905 का स्केल था उसमें ये उन्होंने जो है वो ये देखा कि उसमें एज नहीं थी, लेकिन 1908 का जो रिवीजन थी उसमें उन्होंने एज का तस्वर डाला।
तो उन्होंने कहा कि जो बच्चा अपनी एज के अकॉर्डिंगली सही सवालों के जवाब देता है, इंटेलिजेंस टेस्ट की जो आइटम्स हैं उनको सही उनको हल करता है, तो उसकी एज उतनी ही होगी जितनी उसकी क्रोनोलॉजिकल एज है। लेकिन वो अगर अपनी एज से बड़ी एज के कुछ सवालों के 5 सवालों के जवाब दे लेगा तो उसकी जहनी उम्र में 1 साल का इजाफा कर दिया जाएगा। तभी उम्र उसकी वही है 4 साल। लेकिन अगर उसने 5वीं साल के आइटम्स के 5 सही जवाब दे दिए तो इसका मतलब है कि उसकी ज़हनी उम्र 5 साल होगी। फिर इसी तरह उसने मजीद 5 सवालों के सही जवाब दे दिए तो इसका मतलब है उसकी ज़हनी उम्र 6 साल होगी। तो ये उसका स्कोर था कि एवरेज स्कोर जो है वो 100 था उस स्केल के ऊपर बाकी लोगों का, और इस बच्चे का जो कि 150 था और उसकी एज 4 थी, तो इसलिए इसकी जो मेंटल एज है वो 6 थी। अब इसको जो मेंटल एज का जो कॉन्सेप्ट था वो फर्दर आगे यूज़ किया गया आईक्यू यूज़ करने के लिए, आईक्यू फाइंड आउट करने के लिए। आपने देखा होगा ना इंटेलिजेंस में हम सबसे पहले जो चीज़ हमारे जहन में आती है वो आईक्यू आती है। आईक्यू से क्या बनता है? इंटेलिजेंट क्वोशिएंट। तो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट निकालने के लिए हमें जो है वो मेंटल एज की ज़रूरत पड़ती है। तो मेंटल एज हमने ऊपर वाले फार्मूले से निकाल ली। अब हम उससे आई क्यू कैसे निकालेंगे? आई क्यू का फार्मूला क्या है? आई क्यू इज इक्वल टू एम ए मेंटल एज। मेंटल एज क्या थी कि एक बच्चे ने अपनी एज अप्रोप्रिएट जो टेस्ट थे उस पर कितने स्कोर किए, ठीक है, उसको हमने एवरेज स्कोर से डिवाइड करके उसकी एज से मल्टीप्लाई किया तो वो उसकी मेंटल एज निकल आई। मेंटल एज ओवर सी ए यानी क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज वो होती है जो आपकी तबई उम्र है कि आप इस वक्त कितने साल के हैं, 15 साल के हैं, 16 साल के हैं, जितने भी साल के हैं। जो हम हर साल अपनी बर्थडे मनाते हैं वो हमारी क्रोनोलॉजिकल एज ज़्यादा हो रही होती है, और इसको फिर हमने 100 से जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब हम इसके अंदर जो है वो हम मिसालों के ज़रिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। हमारे पास एक बच्चा है जिसकी जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो है 6 साल और 6 माह, ठीक है, 6 ईयर और 6 मंथ। अब हम देखेंगे एवरेज एज के, जो एवरेज एज पे हमारे इंटेलिजेंस स्केल पे उस जिस उम्र के सवाल हैं, हमने उसको सवाल दिए हैं 4 साल की उम्र के हल करने के लिए, ठीक है। जो इंटेलिजेंस स्केल पे 4 साल की उम्र के सवाल हैं एवरेजली ऑन एवरेज, उनको हमने उसको बच्चे को सॉल्व करने के लिए दिया है। अब बच्चा जो है उसने इससे जो सवाल जो एडिशनल क्वेश्चन जो हैं वो उसने सॉल्व कर लिए हैं अपनी एज से आगे, वो हैं 14, ठीक है। अब क्या है? अब जो एडिशनल क्वेश्चंस का जो क्रेडिट है ना उसको क्या दिया जाएगा? मैंने आपको बताया ना कि बिने ने कहा था कि जो 5 सवाल जो है वो ज़्यादा हल कर लेगा उसको जो है वो 2 साल 5 सवाल हल करने का मतलब है 1 साल ज़्यादा दिया जाएगा। और 10 सवाल हल करने का मतलब है कि उसको 2 साल का आगे क्रेडिट दिया जाएगा। तो उसको 2 साल का क्रेडिट दे दिया गया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि उसकी जो मेंटल एज है क्रेडिट के साथ वो क्या बनती है? 4+2 = 6 ईयर्स। तो यहाँ पे उसकी जो मेंटल एज है वो 6 ईयर है, क्योंकि उसने अपनी एज के आगे तकरीबन ये 14 सवाल जो है वो हल किए हैं। तो इसका उसको क्रेडिट मिल गया 2 साल का। तो इस वजह से उसकी जो एज थी उसके अंदर उसके जो थे वो क्रेडिट जमा होके तो 6 साल उसकी ज़हनी उम्र बन गई। अब हमने ये देखा कि मेंटल एज किस तरह से है, हमने मालूम की। इसको अब हम आईक्यू के फार्मूला में पुट करेंगे कि आईक्यू जो है उसको निकालने के लिए हमारा जो फार्मूला हमने ऊपर देखा था कि आईक्यू इज इक्वल टू मेंटल एज ओवर क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। अभी हमने ऊपर वाली एग्जांपल में देखा बच्चे की मेंटल एज हमने देखी है 6 ईयर और उसकी क्रोनोलॉजिकल एज भी हमने देखी है 6 ईयर एंड 6 मंथ। अब ये करके हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हम देखते हैं क्या आता है हमारे पास। तो इसका हमारा आंसर आ रहा है 90, यानी इस बच्चे का जो आईक्यू है वो 90 है। अब अगर हम ये देखें कि एक बच्चा जो है उसकी अगर मेंटल एज जो है वो और क्रोनोलॉजिकल एज सेम है, यानी वो अपनी उसी एज के मुताबिक सवालों के जवाब दे रहा है 6/6 = तो ये यहाँ पे इसका जवाब आएगा 100।
तो जो एवरेज आईक्यू जो कि एक सब हमारे नॉर्मली ह्यूमन बीइंग्स का देखा जाता है वो 100 होता है। तो जो है इस तरह से जो है उसने विनय ने जो है वो ये तरीका निकाला कि पहले किस तरह से मेंटल एज हमने निकालनी है और किस इंटेलिजेंस टेस्ट के स्कोर की बेस पे, और उसके बाद उस मेंटल एज को और क्रोनोलॉजिकल एज को इस फार्मूला में पुट करके हमने जो है वो बच्चों का आईक्यू निकालना है। अगली रिवीजन जो इसके अंदर की गई वो 1911 में की गई। और इस रिवीजन के अंदर जो 1908 वाला जो स्केल था उसमें से कुछ आइटम्स बढ़ा के तो इसमें आइटम्स की तादाद 59 कर दी गई। ये बस इसके अंदर छोटी छोटी जो है वो चेंजेस की गई वक्त के साथ साथ। अच्छा, और उसके बाद जो है इसके साथ साथ इसमें इसमें जो है वो अडल्ट को भी शामिल कर लिया गया। पहले तो ये सिर्फ बच्चों तक था, महदूद था ना, तो अब उसमें जो है वो एडल्ट इंटेलिजेंस का भी जो है वो उनको इंक्लूड किया जाने लगा। फिर उसके बाद जो विलियम स्टर्न था उसने जो है वो आईक्यू, ये जो आईक्यू की अभी हमने बात की, इसका जो ये जो टर्म थी ये विलियम स्टर्न ने फिर उसके बाद इसके ऊपर काम किया और उसने मेथड बताया जो कि अभी हमने MA ओवर CA पढ़ा है कि मेंटल एज ओवर क्रोनोलॉजिकल एज। तो उसने मेथड टू डिटरमिन द रेशो, इन दोनों की जो रेशो जिसको हम आईक्यू का नाम देते हैं, ये विलियम स्टर्न ने जो है ये फार्मूला निकाला। उसके बाद जो अगली रिवीजन है वो हुई 1916 में। जो 1916 की रिवीजन थी वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो है वो की गई। और जो है वो टर्मिन ने जो है बिने की डेथ के बाद उसके साथ मिलके साइमन के साथ काफ़ी ज़्यादा इस पर काम किया। इसकी जो है आइटम्स को इम्प्रूव किया गया और जो 59 आइटम्स थे उनको बढ़ाकर 90 आइटम जो है इसमें कर दिए गए, शामिल कर दिए गए। और ये जो सारा जो सैंपल था वो कैलिफोर्निया के वाइट बच्चों के ऊपर जो है वो लिया गया। मैंने आपको बताया था ना शुरू में कि आहिस्ता आहिस्ता ये फिर फ्रांस से निकल के ये दूसरे कंट्रीज तक भी जो है वो ये जो साइमन बीने स्केल था वो पहुंचा। ठीक है, और यहाँ पे जो है इसमें बिने के काम को बड़ा ऑनर किया गया और उसके बाद फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है आगे बढ़ाया गया। और अब इसके अंदर जो है वो कई इस तरमीम के अंदर या इस रिवीजन के अंदर जो ओरिजिनल साइमन बिने स्केल है उसके काफ़ी सारी आइटम्स और काफ़ी सारी जो है ना उसके टेस्ट मौजूद हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है, इसमें जो है वो कंटेंट को थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया और जो है वो कुछ नए आइटम जो है इसके अंदर साथ शामिल किए गए। और फिर इसको जो है वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से में यूज़ करके तो इसको फिर स्टैनफोर्ड भी ने जो है वो तरमीम का नाम दिया गया। अच्छा, इस रिवीजन के बारे में हम ये बात करेंगे कि हमने बात की पहले शुरू में कि विलियम स्टर्न ने आईक्यू का फार्मूला पेश किया था 1912 में, लेकिन जो 1916 की तरमीम थी उसमें बाकायदा जो है वो आईक्यू का जो तस्वुर है और इसके ज़रिए से जो है इंटेलिजेंस को फाइंड आउट करने का जो है वो जो तरीका था वो बाकायदा इस्तेमाल किया जाने लगा। उससे पहले उसने 1912 में उसको दिया था, लेकिन जो जिस अमेंडमेंट में या जिस रिवीजन के अंदर इसको शामिल किया गया वो 1960 वाली 16 वाली जो है वो इसकी रिवीजन थी। उसके बाद हम ये देखते हैं कि फिर उसके बाद जो है वो 1937 में जो है इसकी एक दोबारा तरमीम की गई या दोबारा रिवीजन की गई। जो 1937 की रिवीजन है इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवीजन कहा जाता है क्योंकि इसके बाद अगरचे जो है वो बहुत सारी रिवीजन होती गई, 1960 में हुई, 1972 में हुई, लेकिन इसके अंदर जो आइटम्स एक दफ़ा जो पेश कर दिए गए वो सारी जो फिर अगली जो रिवीजन हैं उनके अंदर आइटम सारे ये 1937 की रिवीजन वाले ही थे। इसलिए कहा जाता है कि इसको सारी रिवीजन में बहुत ज़्यादा मरकज़ी अहमियत हासिल है। और इसमें यह है कि शुरू की जो एज थी ना, इनिशियल एज, उसको पहले वो 3 साल से एडल्ट तक उन्होंने की थी ना पिछले रिवीजन में, इसमें जो इनिशियल एज है उन्होंने 3 साल से भी कम करके 2 साल कर दी, यानी 2 साल के बच्चे को भी इंटेलिजेंस टेस्ट की उसमें शामिल करके और इसके साथ साथ इस एज के लिए जो है वो आइटम्स भी जो है वो ऐड कर दी गई कि 2 साल की उम्र की का जो बच्चा है वो कौन से आइटम जो है वो सॉल्व कर सकता है।
तो इसकी जो है इम्पोर्टेंस जो है बहुत ज़्यादा है। 37 की रिवीजन में टर्मिन और मैरल जो है इन दोनों ने मिलके काम किया। टर्मिन का मैंने आपको पहले भी बताया ना कि बीने की डेथ के बाद उसने साइमन के साथ मिलके जो है वो काफ़ी काम किया, और पिछली रिवीजन में भी। तो यहाँ पे अब 1937 की जो रिवीजन थी, यहाँ पे मैरिल ने भी जो है वो इसको साथ ज्वाइन किया, और इन्होंने जो है फिर इसमें इसका एक बहुत ज़्यादा एक समझ लें कि एक न्यू एडिशन जो है वो सामने लेके आए, जिसके अंदर उन्होंने दो अल्टरनेटिव फॉर्म जो हैं वो इन्होंने इस टेस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाए, जिसको उन्होंने फार्म एल और फार्म एम का नाम दिया। एल एंड एम, तो ये दो फॉर्म्स उन्होंने इस टेस्ट के अंदर बनाए। और उसके बाद मैं आपको बताया ना कि 1937 की जो फिर ये आइटम्स थे और जो चीज़ें थी, ये आगे फिर तमाम रिवीजन्स के अंदर ओरिजिनली यही यूज़ होती रही। 1937 के बाद टर्मिन एंड मैरल ने जो इनकी अगली रिवीजन की वो थी 1960 की रिवीजन, और इसको नाम दिया गया द 1960 स्टैनफोर्ड वीनस स्केल। अच्छा, इस स्केल के अंदर टर्मन और मैरल ने जो है वो पिछली तमाम जो आउटडेटेड या जितनी भी ऐसी आइटम्स थी जो कि वो उस वक्त उनको लगता था कि अब ये बेहतर नहीं है, उसको उन सब ने उन्होंने रिप्लेस कर दिया, उनको चेंज कर दिया पुराने क्वेश्चंस को। और क्या किया कि उन्होंने जो आईक्यू का फार्मूला था ना पुराना, ठीक है, उसको उन्होंने डिविएशन आईक्यू से जो है वो चेंज कर दिया। तो आजकल जो है अक्सर जो इंटेलिजेंस टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है वो डिविएशन आईक्यू का तरीका इस्तेमाल होता है, जो कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व से बनता है। आपको इतनी डिटेल में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये जो है इसके अंदर आपको इसका नाम पता होना चाहिए कि पहले आईक्यू था, अब डिविएशन आईक्यू है। ठीक है, इसमें मैं आपको हल्का सा बता देती हूँ कि इस तरह से इसका ये ऐसे किया जाता है कि ये जो है यहाँ पे एवरेज आपका आईक्यू है, और ये दोनों आपकी जो है एक्सट्रीम्स हैं। ये आपकी आईक्यू ज़्यादा है और ये आपका आईक्यू कम है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो एवरेज है वो इसका हमारा 100 है। तो इस तरह से डिविएशन आईक्यू जो है मालूम किया जाता है। इसके साथ जो है इसमें इसकी वैलिडिटी जो है वो और वैलिडिटी और रिलायबिलिटी जो है उस वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई इस टेस्ट की। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी किसी भी टेस्ट की बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ होती हैं। अगर ये ठीक ना हो तो उस टेस्ट को स्टैंडर्डाइज टेस्ट शुमार नहीं किया जाता। उसके अलावा उसकी जो दूसरी साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ थी, उसकी स्कोरिंग और बाकी चीज़ें वो भी बेहतर बना ली गई 1960 की रिवीजन में, ताकि इस टेस्ट को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। और 1937 में जो फार्म एल और फार्म एम इन्होंने यूज़ किया था, उसकी सारे और उसमें जो आइटम्स ने शामिल किए थे वो सारे के सारे आइटम्स उन्होंने इस 1960 वाली रिवीजन में इंक्लूड किए। नेक्स्ट रिवीजन इसकी हुई 1972 में। इसका साइमन बिने का जो स्केल है ना, इसकी मेन चीज़ थी इसकी रिवीजन। आपके पूरे जो सिलेबस है ना इसके अंदर इसकी, और ये इसके शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको आ सकते हैं। अच्छा, और ये इसमें क्या किया गया, इसमें 2100 उन्होंने जो है वो बच्चों का नमूना लिया, सैंपल लिया, और उसके ऊपर जो है उन्होंने सारी इसकी जो वो थी आइटम्स उनको आजमाया। और हर उम्र के जो है वो 100 चिल्ड्रन फ्रॉम हर एज, कि हर एज के 100 बच्चे उन्होंने लिए, और उसके बाद जो है वो उसके ऊपर उन्होंने इसकी सारी आइटम्स को जो है वो इम्प्लीमेंट किया। और उसके बाद क्या है इसके अंदर जो एक इम्पोर्टेंट उन्होंने काम किया कि इन्होंने इसमें उन्होंने उन्हें पहले तो हमने बात की थी ना कैलिफोर्निया के वाइट जो चिल्ड्रन थे, वाइट फार्म, उन पे उन्होंने किया। अब यहाँ पे उन्होंने स्याह फार्म बच्चे जो ब्लैक बच्चे थे ना, उनको भी इसके अंदर शामिल किया, क्योंकि जाहिर है रेस से भी आपकी इंटेलिजेंस पे फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे इंटेलिजेंस टेस्टिंग के लिए इसकी जो 72 वाली रिवीजन थी, इसमें उन्होंने ब्लैक बच्चों को भी शामिल किया। सबसे आखिर में हम देखते हैं कि इसकी जो 1985 की रिवीजन है, द 1985 रिवीजन ऑफ स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट। अमेरिका और उसके इर्द गिर्द के जो इलाके हैं उसमें जो है ये वाली जो रिवीजन है इस्तेमाल की जाती है।
अच्छा, इसमें जो है इसमें मज़ीद जो है वो जो उसके आइटम्स हैं उनको मज़ीद सिंपल और इजी बना दिया गया, इतना इजी और सिंपल कि वो बच्चे जो कि अभी बोल भी नहीं सकते वो भी इसको जो है वो इसकी इनको इस्तेमाल किया जा सकता है, और उनके जो रिजल्ट्स हैं उनकी जहानत के, वो इस तरह से निकाले जा सकते हैं। ठीक है, कि मतलब इस तरह से उन पर अप्लाई किया जाता है कि जो बोल नहीं सकते तो उनके आइटम्स को ऐसी फॉर्म दी गई है कि बोले बगैर उनके डिफरेंट एक्शंस के ज़रिए उनकी जो है वो अम, समझ लें कि उनकी स्कोरिंग जो है वो कर ली जाती है। और इसके अलावा जो एडल्ट्स हैं उसमें तो उसी तरह यूज़ होती है क्वेश्चंस के फॉर्म में, उनसे जो है उनकी डिफरेंट जो स्किल्स हैं उनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उसकी वजह और उन्हीं आइटम्स की बेस पे फिर उनकी स्कोरिंग की जाती है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे उनसे उनकी लैंग्वेज, उनकी न्यूमेरिकल एबिलिटी, उनकी जो है वो लॉजिकल रीजनिंग, फिर इस तरह से जो है उनकी मेमोरी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बड़ों की, एडल्ट्स की उस तरह से यूज़ की जाती हैं, और बच्चों की जो है वो इस तरह से डिफरेंट उनके एक्शंस के थ्रू या डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू उनकी जो है वो इंटेलिजेंस को मेजर किया जाता है। तो ये था हमारा स्टैनफोर्ड बिजनेस स्केल और उसकी सारी रिवीजन्स जो कि आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। मेंटल एज क्या है और क्रोनोलॉजिकल एज क्या है, या आपके एमसीक्यूज में शॉर्ट क्वेश्चंस में इस तरह के सवाल आ सकते हैं। फिर डिफरेंट जो है, जैसे हमने विलियम स्टर्न का नाम लिया जिसने आईक्यू का दिया था फार्मूला, फिर हमने जो है वो टर्मिनल मेरल के बारे में पढ़ा कि उन्होंने इसके फार्म एल और फार्म एम दिए थे। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे तो आप इसको याद करेंगे ही, लेकिन इसको शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे भी ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एमसीक्यूज में या शॉर्ट क्वेश्चन में ये चीज़ें आ सकती हैं। तो होप यू फाउंड इट हेल्पफुल। इफ सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।